हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वीडियो आज आपको मॉर्निंग में मिलता है, लेकिन अब आज लेट हो गया है, लेकिन कोशिश करूंगा कि कल से फिर से ये आपको उसी टाइम पर मिलने लगे। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही सही समय है यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। वाकई में आपने पढ़ा होगा या कई बार अपने घर में बड़े लोगों से सुना होगा कि वक्त की अहमियत को समझिए। जो लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं या फिर फिजूल कामों में खर्च कर देते हैं, अपने समय को बर्बाद कर देते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा अपने एम के प्रति सतर्क रहेंगे, अपने समय को समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे, सफलता आपके उतने निकट आती जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि राज्यों के लिए वैक्सीन के दिन तय किए गए हैं। दूसरी, स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए केंद्र ने अपनी रणनीति को बदल दिया है। दूसरी न्यूज़ है कि कानून रद्द करने के अलावा विकल्प बताएं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अब अपील की है कि वो कानून रद्द करने के अलावा अगर उनके पास कोई सुझाव है तो उसके लिए वे आमंत्रित कर रहे हैं उनको। और जो नेक्स्ट जो मीटिंग है 19 यानी कि कल 19 जनवरी को, उसके लिए ये इन्होंने वक्तव्य दिया है। थर्ड न्यूज़ है कि कारगिल में नियंत्रण रेखा के पास बनेगी स्मार्ट सिटी। अब वहाँ पर भी विकास कार्यों की लहर आ गई है, तो उसी के तहत गुलाम कश्मीर में भी निवासियों तक सीधे सुविधाएं पहुंचाने के लिए ऐसा निर्णय लिया जा रहा है। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, राज्यों के लिए वैक्सीन के दिन तय किए गए हैं। केंद्र सरकार ने हर राज्य के लिए टीकाकरण के दिन तय कर दिए हैं। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है कि दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर ना पड़े। पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हफ्ते में 4 दिन टीके लगाने की सलाह दी गई थी। अब उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गोवा में सबसे कम 2 दिन और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक हफ्ते में 6 दिन टीके लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने यह संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले हफ्ते में 4 दिन टीकाकरण अभियान चलाने की सलाह दी गई थी, ताकि दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका प्रतिकूल असर नहीं पड़े। अब इसमें बदलाव किया गया है। आंध्र प्रदेश में 6 दिन तो मिजोरम में हफ्ते में 5 दिन टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और उड़ीसा में हफ्ते में 3 दिन टीका लगेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में हफ्ते में 4 दिन टीके लगाए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर इसमें दिया भी गया है कि उत्तर प्रदेश में गुरुवार शुक्रवार, हिमाचल प्रदेश में सोमवार मंगलवार, बिहार में सोमवार मंगलवार गुरुवार और शनिवार, ऐसे कई दिन दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि कानून रद्द करने के अलावा विकल्प बताएं। सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों से 19 जनवरी को होने वाली बैठक में तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार होकर आगे आने को कहा है। कानून के किसी बिंदु पर किसान नेताओं को अगर कोई ऐतराज हो तो उस पर सरकार चर्चा के साथ संशोधन पर विचार कर सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि सुधार के कानूनों के अमल पर शीर्ष अदालत की रोक के बाद जिद का सवाल ही खत्म हो गया है। किसानों के पास कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई और विकल्प हो तो वे सरकार के सामने रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, कारगिल में नियंत्रण रेखा के पास बनेगी स्मार्ट सिटी। सेना के सहयोग से कारगिल के विकास की चमक दुनिया में फैलेगी। नियंत्रण रेखा से सटी पहाड़ियों की तलहटी में स्मार्ट सिटी का खाका बुना जा रहा है। नियंत्रण रेखा से करीब 15 किलोमीटर दूर खुरम्बा थाग पठार में सेना अपनी खारो फील्ड फायरिंग रेंज खाली करने को सहमत हो गई है। रेंज की 17,000 कनाल जमीन कारगिल हिल काउंसिल के स्मार्ट टाउनशिप के सपने को हकीकत में बदलने में मददगार होगी। केंद्र सरकार के कारगिल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए आरंभ में हो चुकी है, यानी कि तैयारी हो चुकी है। कारगिल के विकास के लिए सेना की फायरिंग रेंज की मांग उठी थी, इस पर सेना भी राजी हो गई है। उन्होंने 6 माह में रेंज खाली करने का फैसला कर कस्बे के विस्तार को हरी झंडी दे दी है। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज हैं। पहली न्यूज है कि अहम पदों पर 20 भारतवंशी नामित। जो बाइडेन जो 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे उससे रिलेटेड है ये न्यूज। और तीसरी न्यूज है कि जॉनसन ने G7 सम्मेलन के लिए मोदी को भेजा निमंत्रण पत्र। तो पहली न्यूज से शुरू करते हैं। 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे बाइडेन ने अपनी
सरकार में अहम पदों पर 13 महिलाओं समेत कम से कम 20 भारतीय मूल के अमेरिकियों को नामित किया है। बाइडेन प्रशासन में भारतवंशियों की हैसियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले 17 लोग शक्तिशाली व्हाइट हाउस में अहम पद संभालेंगे। अमेरिका की कुल आबादी का 1% भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और इस छोटे से समुदाय से प्रशासन में पहली बार इतनी संख्या में लोगों को नियुक्त किया जाएगा। बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और इसी दिन कमला हैरिस शपथ ग्रहण करके देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगी। हैरिस अमेरिका में भारतीय मूल की पहली उपराष्ट्रपति होंगी। यह कार्यभार संभालने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी भी होंगी। नेक्स्ट न्यूज है, जॉनसन ने G7 सम्मेलन के लिए मोदी को भेजा आमंत्रण। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। जॉनसन ने 11 से 13 जून के बीच होने वाले उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन का ब्यौरा रविवार को दिया, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन करेगा। जॉनसन ने पिछले साल फोन करके मोदी को न्योता दिया था। तब भारत को दक्षिण कोरिया तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ इस सम्मेलन का अतिथि देश चुना गया था। G7 समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि पेट्रोल डीजल से भरा खजाना, और दूसरी न्यूज़ है बजट में टैक्स कटौती सबसे ज़्यादा जरूरी। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। महामारी के दौर में जहां एक ओर कर संग्रह के मोर्चे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उत्पाद शुल्क में 48% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। यह बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल पर टैक्स में रिकॉर्ड वृद्धि के दम पर हुई है। अप्रैल-नवंबर 2020 में उत्पादन शुल्क संग्रह 1,96,342 करोड़ रुपए रहा। साल भर इससे पहले इसी अवधि में उत्पादन शुल्क संग्रह 1,32,899 करोड़ का रहा था। उत्पादन शुल्क में यह बढ़ोतरी इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि इस 8 महीने की अवधि में डीजल की खपत में 1 करोड़ टन से अधिक की कमी आई है। तेल मंत्रालय की पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के डाटा के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2020 में डीजल की खपत 4.49 करोड़ टन रही है, जो साल भर पहले समीक्षाधीन अवधि में 5.54 करोड़ टन थी। समीक्षाधीन अवधि में पेट्रोल की खपत भी 2.04 करोड़ टन से घटकर 1.74 करोड़ टन रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, बजट में टैक्स कटौती सबसे ज्यादा जरूरी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कई उद्योग संगठनों ने टैक्स कटौती की मांग की है। रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से अपने सुझाव में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कहा है कि सरकार को कमर्शियल लीजिंग या किराए के लिए वस्तु एवं सेवा की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देना चाहिए। इससे रियल एस्टेट डेवलपर्स को कोरोना के कारण उपजे कठिन हालात में राहत मिलेगी। इससे रियल एस्टेट उद्योग दोहरे कराधान से बचेगा। टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एमडी व सीईओ संजय दत्त ने कहा कि वर्तमान में किराए की आय पर जीएसटी चुकाना होता है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है संवैधानिक मर्यादा पर उठते प्रश्न। कानूनों का निरसन या स्थगन संवैधानिक कटौती के आधार पर ही होता है, लेकिन कृषि कानून के अमल पर रोक के फैसले में न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों का पालन नहीं दिखाई पड़ता। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। दूसरा आर्टिकल है बिखराव का शिकार विपक्ष। बिहार चुनाव के बाद कई विपक्षी दलों में कांग्रेस के प्रति अविश्वास और भी गहरा हो गया है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता प्रोफेसर रसलाल सिंह ने। तीसरा आर्टिकल है भ्रष्टाचार पर लगाम। जिस तरीके से सीबीआई ने रेलवे के एक अफसर को 1 करोड़ की रिश्वत लेने में गिरफ्तार किया है, उससे कई भ्रष्टाचार के मामले अब सामने आते दिख रहे हैं। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, संवैधानिक मर्यादा पर उठते प्रश्न। भारत के लोगों में न्यायपालिका के प्रति गहरा भरोसा है। संविधान निर्माताओं ने भी स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई। संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय पर हुई बहस में एचवी पास्कर ने कहा कि ब्रिटेन में न्याय का प्रधान स्रोत सम्राट माना जाता है। देखिए, ब्रिटेन में जो भी संविधान है वो सम्राट के द्वारा बनाया जाता है, उन्हें ही सर्वोच्च वहां समझा जाता है। और भारत में भी ऐसे ही किसी पद की जरूरत थी तो उसमें न्यायपालिका को सबसे आगे किया गया और उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय को सबसे
आगे किया गया। भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सहित सभी संवैधानिक संस्थाओं का स्रोत संविधान है। यहाँ न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता है। तीनों संस्थानों की अपनी सीमा और गरिमा है। संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। संसद को विधि निर्माण और संविधान संशोधन के अधिकार हैं। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का भी अधिकार है। कृषि कानूनों का न्यायालय में विस्तृत विचार नहीं हुआ। कानूनों में अनेक प्राविधान हैं। कायदे से इन्हीं संवैधानिकता पर विचार करने के लिए धारावार, खंडवार विश्लेषण किया जाना चाहिए था। इन कानूनों के निर्माण की संसद की विधायी क्षमता पर भी कोई विचार नहीं हुआ है। संसद और विधानमंडल में विधि निर्माण के समय अलग अलग धाराओं पर और कभी कभी प्रयुक्त शब्दों पर भी गहन विचार होते हैं। प्रख्यात संसदविद अर्संकिन ने लिखा है कि कोई विधि न्याय विरुद्ध या शासन के मूल सिद्धांतों के विपरीत हो सकती है, लेकिन संसद के विवेक का नियंत्रण नहीं हो सकता। अगर वह भूल करती है तो उन भूलों का सुधार भी स्वयं करती है। संसद की विधि निर्माण शक्ति का निर्वाचन करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संसद की प्रभुत्व संपदा इच्छा के ऊपर न्यायपालिका अपना निर्णय नहीं ला सकती, क्योंकि संसद की इच्छा समस्त जन की इच्छा है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि बिखराव का शिकार विपक्ष। आज भारत के विपक्षी दलों में परस्पर अविश्वास और बिखराव चरम पर है। विपक्ष का लगातार सिकुड़ते जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। हालांकि यह भी सत्य है कि आज जो कांग्रेस हाशिए पर है, उसने भी लगभग 50 वर्ष तक विपक्ष विहीन शासन किया है। विपक्ष की नगण्य उपस्थिति ने ही कांग्रेस के अंदर अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को पैदा किया है। पिछले साल मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ दिग्विजय सिंह की खेमेबंदी और वर्चस्व की लड़ाई की भेंट चढ़ गई। अंततः ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के बाहर अपना भविष्य देखने को विवश होना पड़ा। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की पटकथा का दोहराव होता रहा। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद तमाम विपक्षी दलों में कांग्रेस पार्टी के प्रति अविश्वास और संशय और भी गहरा हो गया। यह अकारण नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में मिली हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ा। उसने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी पिकनिक मना रहे थे। महाराष्ट्र एक और बड़ा राज्य है। वहां उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी की सरकार है। इसके घटक दलों में अंदरूनी कलह और खींचतान वक्त बेवक्त दिखाई सुनाई पड़ती रहती है। पूर्व में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार दल सेक्युलर सरकार भी इस प्रकार के अविश्वास और अंतर्विरोधों की शिकार हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा को मिली भारी चुनाव सफलता में ममता बनर्जी चिंतित हैं। केरल और तमिलनाडु में जमीन तलाशती भाजपा की नजर इस नए स्पेस पर है। कांग्रेस लंबे समय से तमिलनाडु में हाशिए पर है। दरअसल विपक्षी एकता की सबसे बड़ी बाधा क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा और एक दूसरे के जनाधार को हथियाने की प्रतिस्पर्धा है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा भ्रष्टाचार पर लगाम। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो की छापेमारी बड़ी खबर भले ही बनती हो, लेकिन यह कहना कठिन है कि इस तरह की कार्रवाई से भ्रष्ट तत्वों पर लगाम लगती है। गत दिवस सीबीआई ने रेलवे के एक अफसर को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। सीबीआई ने इसी सिलसिले में जिस तरह देश के 20 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की, उससे यही पता चलता है कि अकेले अफसर का भ्रष्टाचार कितना व्यापक रूप लिए हुए था। भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी कोई नई अनोखी बात नहीं है। चंद दिनों पहले सीबीआई को अपने ही कुछ अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी। इसका मतलब कि जिन पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी है, वही भ्रष्ट आचरण करने में लगे हुए हैं। यह गंभीर स्थिति है, लेकिन इसका निवारण मौजूदा तौर तरीकों से नहीं हो सकता। यदि नौकरशाही के काम करने के तौर तरीकों में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं लाया जाता, तो इसमें संदेह नहीं है कि सीबीआई की छापेमारी से उसके भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है। भ्रष्ट अफसरों के यहाँ छापेमारी और उनकी गिरफ्तारी जैसे कदम इसलिए प्रभावी नहीं साबित हो रहे हैं क्योंकि एक तो ऐसे तत्वों को मुश्किल से ही कोई सजा मिलती है और दूसरे सजा मिलने में इतनी देर हो जाती है कि उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। अब आते हैं स्पोर्ट्स पेज पर। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज है हमारे लिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए पहुंची फ्लाइट में मिला चौथा कोरोना पॉजिटिव मामला। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के लिए 2 विशेष फ्लाइट से यहां पहुंचे 72 खिलाड़ियों को कड़े क्वारंटाइन में भेज दिया गया है, क्योंकि इन फ्लाइट में अब कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 4 हो गई है। शनिवार को
3 पॉजिटिव मामलों की घोषणा की गई थी और विक्टोरिया की कोविड-19 क्वारंटाइन आयुक्त एमा कासार ने रविवार को कहा कि इसमें एक चौथा पॉजिटिव मामला भी सामने आया है। अभी तक कोई भी खिलाड़ी पॉजिटिव नहीं मिला है। लॉस एंजलिस की फ्लाइट में एक क्रू सदस्य, एक कोच और एक टीवी प्रसारण टीम के एक सदस्य को पॉजिटिव पाया गया। वहीं अबू धाबी से पहुंची फ्लाइट में एक कोच के पॉजिटिव आने का मामला सामने आया है। तो ये आज का यानी 18 जनवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।